उसमें हम लोग दो मेथड से पढ़ते हैं। इसमें एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। अभी जो ये फॉर्मेट दिख रहा है ये इनडायरेक्ट मेथड से, और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड का रूल एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते थे इनडायरेक्ट मेथड। अभी हम इसका फॉर्मेट को समझा रहे हैं कि आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट है उसको कैसे बनाया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 भाग है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें से सबसे पहला भाग है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में ही जान रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। उसके बाद एडजस्टमेंट 4 यहाँ लिखे हैं। इसमें ये सब जो आइटम दिख रहा है ये वो आइटम है जिससे कैश प्रभावित नहीं होता है, अर्थात जैसे डेप्रिसिएशन, इससे किसी कंपनी में प्रॉफिट तो कम हो जाता है पर कैश का फ्लो अर्थात बाहर कैश नहीं जाता है। अब जैसे गुडविल रिटेन ऑफ है, इससे किसी कंपनी का लाभ तो कम हो जाएगा पर कैश का फ्लो नहीं होगा। ये जितना भी आइटम लिखा हुआ है इसमें कुछ आइटम्स नॉन कैश आइटम्स हैं और कुछ जो लिख रहे हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नॉन कैश आइटम्स हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नॉन कैश आइटम्स किसको कहते हैं? नॉन कैश आइटम्स का मतलब वो होता है कि जिससे लाभ तो कम जाए पर पैसा बाहर ना जाए। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन अपना पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को दिखाता है तो डेप्रिसिएशन के दिखाने से, जैसे 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन को दिखाया तो उसका लाभ तो कम जाएगा पर क्या ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट किसी को हमने बाहर दिया? नहीं, ये तो डेप्रिसिएशन सिर्फ दिखाए हम लोग, लेकिन ये अमाउंट किसी को दिया नहीं जाता है, अर्थात इससे कैश का ना आउटफ्लो हुआ ना इनफ्लो हुआ। तो सारे जो अमाउंट है जो नॉन कैश में आते हैं, जिसमें और भी चीज हो सकता है, ये सब जो लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो रिटर्न ऑफ हुए हैं। इससे भी लाभ तो कमता है पर कैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई बिजनेसमैन जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करता है तो वो पैसा फर्म में ही है, कहीं फर्म से बाहर नहीं गया है, इससे भी कैश का फ्लो नहीं होता है। डिविडेंड पेड को इसलिए यहाँ पर ऐड करते हैं क्योंकि डिविडेंड पेड जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आइटम है। और अगर हम डिविडेंड पेड को पीएल अकाउंट में दिखाए हैं तो उससे मेरा प्रॉफिट तो कम जाएगा पर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग बना रहे हैं, इसलिए डिविडेंड पेड को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। हम लोग ये सारे ऐड क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरा प्रॉफिट सही निकले। नेट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नॉन कैश आइटम्स और जो हमारा क्या है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सभी को ऐड कर देते हैं। तो इतना तो अभी हम लोग लिखे हैं, इसमें डिविडेंड पेड है या इंटरेस्ट डिविडेंड पेड है या फाइनल डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड है, प्रोविजन फॉर टैक्स, किसी भी प्रकार का प्रोविजन हो, सिर्फ यही नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी अगर हो, किसी भी प्रकार का प्रोविजन करने से भी कैश का फ्लो नहीं होता है। तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो अभी तो अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा, मिटाने के बाद फिर से लिखते हैं।
ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें से जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये भी एक नॉन कैश आइटम है। इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो तो कम जाता है पर कैश का फ्लो नहीं होता है। ये दोनों इसलिए ऐड किए क्योंकि ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है और लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये चूंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है। जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें हम लोग परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का पूरा अमाउंट वहां जाता है। इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग नेट प्रॉफिट में फिर से जोड़ दिए क्योंकि ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। अब कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाते हैं, जैसे ये इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड है। तो ये दोनों जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हम नेट पीएल अकाउंट में इनकम साइड लिख देंगे तो इससे मेरा प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है। तो इसको हम लोग फिर से कहां ले जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है। गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। और रेंट रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो कोई पूछे कि इसको आप लेस क्यों कर रहे हैं, तो लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो निकाल रहे हैं उसका हेडिंग क्या लिखे थे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आ जाता है मेरा। उसके बाद ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड किया जाता है, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस किया जाता है। इससे हमारा आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पर यहीं पर अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। अब इसमें अगर हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आने के बाद इनकम टैक्स पेड को अगर लेस कर देते हैं तो उसके बाद जो बच गया वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरा आ गया। अब इसको इस अमाउंट को बाहर हम कर लेते हैं मेन कॉलम में। सेकेंड का शुरुआत करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है। अब इसमें कुछ को हमने ब्रैकेट में लिखा है और कुछ को ब्रैकेट में नहीं लिखा है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा कैश जो है वो बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा, इसलिए उसको माइनस में लिखे हैं। जबकि सेल करेंगे तो कैश हमारा आएगा, इसलिए वो ऐड में लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करेंगे और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड होने से रिसीव शब्द लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पर कैश का इनफ्लो होगा, और जितना भी इनफ्लो होता है उसको हम लोग प्लस करते हैं, आउटफ्लो को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जनरली इतना ही जाता है। इससे हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाता है और उसको बाहर कर देते हैं उसका अमाउंट को। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है और ये रेंट रिसीव्ड है, ये तीनों अभी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देख रहे थे, उसमें ये तीनों का तीनों जो है क्या हुआ था? लेस। क्या हुआ था? लेस। क्यों लेस किए थे वहां? क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करता और चला गया था किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो उसको सही करने के लिए वहां लेस किए थे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको क्या किए? ऐड किए। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट में अब आएगा
अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। इसमें वो सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिससे कंपनी के कैपिटल में या वृद्धि या कमी होता है, जैसे इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर। इससे कैपिटल इंक्रीज करेगा, या ऐसे कहें कि इससे कैश इनफ्लो होगा और कंपनी में कैश का क्या होगा, आगमन होगा, इसलिए उसको ऐड करते हैं। लेकिन जब रिडम्पशन करेंगे यानी लौटाएंगे पैसा वापस, तो उससे आउटफ्लो होगा। बैंक लोन अगर रेज करते हैं या लेते हैं तो उससे कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए ऐड करते हैं। लेकिन अगर पेड करेंगे तो उससे क्या होगा, पेड करते हैं तो उससे हमारा माइनस होगा। ये जहां जहां पेड लिखे हैं इससे हमारा कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए माइनस में लिखे हैं। ड्राइंग्स कौन करता है? ड्राइंग्स जो है पर्सनल यूज के लिए खुद ऑनर करता है, तो उससे भी हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है, या यूं कहें कि हमारा कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए इसको भी माइनस करते हैं। उसके बाद हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाता है, उसका अमाउंट को भी यहाँ जोड़ लेते हैं और उसको बाहर कर देते हैं मेन कॉलम में। उसके बाद जो तीनों अमाउंट था, तीनों अमाउंट का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों को जोड़ने से जो यहाँ अमाउंट आएगा, अब वो अमाउंट माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो जो भी आए, अगर प्लस में आएगा तो इंक्रीज लिखेंगे, माइनस में आएगा तो डिक्रीज लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों को ऐड कर देना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को जैसे ही जोड़ेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, अर्थात कैश का जो बैलेंस देगा क्लोजिंग बैलेंस वही यहाँ आना चाहिए। तो समझ जाएंगे कि पूरा जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए हैं वो सही है। अगर क्लोजिंग कैश से नहीं मिला तो समझ जाइए कि गलत है। तो इससे फायदा होगा एग्जामिनेशन में कि आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आंसर कहाँ मौजूद है, क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही।